हिंदी नहीं बोला तो राज ठाकरे की मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। इस किस्म की बदतमीजी क्यों देखने को मिल रही है, पहले इसके पीछे की राजनीतिक वजह जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में प्राइमरी क्लासेस में हिंदी को मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ पूरा विपक्ष आ गया। सरकार ने प्रस्ताव दबाव में वापस भी ले लिया, लेकिन सड़कों पर हिंदी भाषियों के साथ इस तरह की बदसलूकी मुंबई में कई जगहों पर देखने को मिली। मसला था अपनी मातृभाषा मराठी बनाम हिंदी का। लेकिन ये राजनीति कितनी खोखली है, इसकी पोल हम इस वीडियो में खोलेंगे। हिंदी किसकी भाषा है ये भी समझेंगे और हिंदी विरोध की पूरी राजनीति की परतें उधेड़ेंगे। मदर टंग यानी मातृभाषा, यानी आप जिस जुबान में अपनी माँ से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अवध में रहने वाले लोगों की मातृभाषा अवधी है, बुंदेलखंड में रहने वालों की भाषा बुंदेली, पूर्वांचल में रहने वालों की मातृभाषा भोजपुरी। इसी तरह बिहार के मगध इलाके में रहने वालों की मातृभाषा मगही, मिथिला में रहने वालों की मातृभाषा मैथिली और पूर्वांचल से सटे इलाकों में मातृभाषा भोजपुरी कहलाई। हिंदी अमूमन किसी भी घर में बोली जाने वाली पहली जुबान नहीं हुआ करती थी, तो फिर हिंदी किसकी मातृभाषा है? हिंदी का विरोध महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में हो रहा है और होता रहा है, लेकिन असल में कौन है जो हिंदी को अपनी मातृभाषा कह सकते हैं? खड़ी बोली बोलने वाले चंद लोग, लेकिन हिंदी अब वो भाषा रही ही नहीं जो सिर्फ खड़ी बोली से निकली। हिंदी में तमाम भाषाओं के शब्द घुले मिले हैं। इसके लिए पहले एक सुंदर शब्द इस्तेमाल किया जाता था, हिंदुस्तानी। उर्दू और हिंदी की काल्पनिक बहस भी भाषा के इसी राजनीतिकरण के बाद ही उपजी। बहरहाल हम हिंदी विरोध की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी किसकी मातृभाषा है, ये सवाल बस ये समझाने के लिए किया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा के तौर पर इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि इससे पूरे भारत को एक कॉमन ग्राउंड पर लाया जा सकता था भाषा के स्तर पर। क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर थोड़ी दूरी पर वाणी और पानी दोनों बदलता रहता है। ऐसे में हिंदी विरोध की राजनीति को समझने से पहले आपको उस यात्रा को समझना होगा जहाँ से चलकर हिंदी भारत की राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा के तौर पर मशहूर हुई। लगभग 120 साल पहले महाराष्ट्र और देश के बड़े नेता, पत्रकार और आज़ादी की लड़ाई के महान नायक लोकमान्य बाल्य गंगाधर तिलक ने बंग भंग के वक्त 1905 में बनारस की यात्रा की थी। वहां उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कहा, उसे महाराष्ट्र की हिंदी विरोधी राजनीति को जानना चाहिए। तिलक ने कहा था कि निसंदेह हिंदी ही देश की संपर्क और राजभाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर अपनाने की वकालत उससे पहले से हो रही थी, उसी महाराष्ट्र से जिसका हिस्सा पहले गुजरात भी हुआ करता था। गुजराती कवि नर्मदा शंकर दवे और नर्मद कवि ने लोकमान्य से करीब चौथाई सदी पहले यानी 1880 में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आगे लाने का सुझाव दिया था। हिंदी को स्थापित करने की कोशिश महात्मा गांधी ने कितनी की, ये भला कौन भूल सकता है। बहुत कम लोगों को पता है कि गांधी जी ने 1917 में भरूच में आयोजित गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में पहली बार सार्वजनिक तौर पर हिंदी की ताकत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने वाले काका कालेकर भी मराठी भाषी ही थे। सतारा में जन्मे काका कालेकर ने 1938 में कहा था, राष्ट्रभाषा प्रचार हमारा राष्ट्रीय कर्म है। गांधी जी के शिष्य आचार्य विनोबा भावे भी ताज जिंदगी हिंदी के लिए संघर्षरत रहे। हिंदी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति का आक्रामक होना कोई नई बात नहीं। हिंदी के विरोध में जिस स्टालिन ने रोजाना जिस तरह से हिंदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, वो 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की याद दिलाता है। संवैधानिक प्रावधानों की वजह से 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर जिम्मेदारी संभालनी थी, जिसके विरोध में CN अन्नादुरै की अगुवाई में पूरी द्रविड़ राजनीति उतर आई। तब हिंदी विरोध के मूल में तामिल उपराष्ट्रीयता थी। उनके लिए तब ये साबित करना आसान था कि उन पर हिंदी थोपी जा रही। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज सबके हाथों में मोबाइल है। आप दुनिया की तमाम भाषाओं को सीख सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। थोपने जैसी चीज़ आज नहीं हो सकती। लेकिन स्टालिन को लगता है कि यदि उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार कर लिया, नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू होने दिया, तो जिस द्रविडियन राजनीति को वो या उनके साथी स्थानीय दल
करते हैं उसका प्रभाव कम होने लगेगा। इससे स्थानीय राजनीति में उनका वर्चस्व कमजोर होगा और हो सकता है कि एक दौर ऐसा आए कि दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी राष्ट्रीय राजनीति प्रभावी हो जाए। साल 1967 के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद से कांग्रेस यहाँ की राजनीति से बाहर है। कभी वो डीएमके तो कभी एआईडीएमके की पिछलग्गू बनती है। कुछ ऐसी ही स्थिति बीजेपी की भी है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम स्टालिन को लग रहा है कि इस बार बीजेपी के जरिए राष्ट्रीय राजनीति राज्य में अपनी ताकतवर पहुंच बना सकती है। के अन्नामलाई जैसे लोकप्रिय चेहरे बीजेपी के पास हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व को निर्णायक चुनौती मिल सकती है। यही डर उन्हें हिंदी विरोध की ताज़ा आंच को जलाने के लिए मजबूर कर रहा है। यही संक्रमण कर्नाटक तक पहुंचा, जहां हिंदी विरोधी अभियान चलाया गया। 2019 में हिंदी दिवस के खिलाफ अभियान चला। एक नेशनल बैंक के मैनेजर के साथ मारपिटाई की गई, या एक ऑटो वाले ने हिंदी बोलने के नाम पर एक लड़की को थप्पड़ जड़ दिया था। इसे कर्नाटक में हिंदी विरोधी आंदोलन का ही प्रभाव कहा जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र में भी राजनीतिक हाशिए पर जा चुके ठाकरे बंधु हिंदी विरोध के नाम पर सालों बाद एक साथ आ गए। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी विरोध को लेकर सवाल ये भी है कि राज ठाकरे की ताकत हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली हिंदी फिल्मों के गढ़ में जाने से क्यों हिचकती। ऐसे ही कर्नाटक हो या तमिलनाडु, वहाँ के फिल्म निर्माताओं को जब अपनी फिल्म को बड़े बजट में शामिल करना होता है, कई 100 करोड़ का व्यापार करना होता है, तो उन्हें हिंदी बाजार की ही याद आती है। ऐसे में हिंदी के बाजार से प्यार और हिंदी भाषियों से दुर्व्यवहार दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते। ये वही इस तरह की घटनाएं आम लोगों की जहनीत को भी प्रभावित करती हैं, देश की एकता के तार को छिन्न भिन्न करती हैं। हिंदी विरोधी राजनेताओं को इस बात पर भी सोचना होगा कि हिंदी को संपर्क भाषा इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि ये देश को जोड़ने की क्षमता रखती है, जबकि आज की राजनीति अपनी स्थानीय भाषाओं के नाम पर जिस भावना को फैला रही है, उससे देश में अलगाव और बैर की प्रक्रिया को ही बढ़ावा मिलता है। राजनीति चाहे जिस पक्ष की हो, उसे हिंदी के विरोध को इस नज़रिए से देखना होगा। हिंदी विरोधी पॉलिटिक्स के पीछे असल गेम सत्ता का है, लेकिन इसका शिकार आम लोग होते हैं। लिहाजा आम लोगों को भी ऐसी किसी भी गुंडई का विरोध करने खुद सामने आना होगा। आखिरकार ये देश आम लोगों से ही है, आपसे और हमसे ही है, चंद चुटभैया नेताओं से नहीं।